हेलो। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th सेशन शुरू होगा। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। सबसे पहले यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है समझने से पहले ये समझो कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्र किसे कहते हैं। जब तक आप राष्ट्र को समझ नहीं लेंगे तब तक राष्ट्रवाद को समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र ऐसे लोगों का समूह होता है या ऐसे जनगण जो किसी निश्चित भूभाग में, मतलब किसी निश्चित एरिया या क्षेत्रफल में रहता हो और वो किसी न किसी अपने सांस्कृतिक या धार्मिक, भाषा, धर्म के आधार पर या आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर अपने को एक महसूस करता हो। ऐसे जनगण जब आपस में मिलजुल करके एकता की भावना से काम करते हैं तो इसको कहते हैं हम राष्ट्रीय एकीकरण। और राष्ट्रीय एकीकरण का ही एक भावात्मक रूप हो जाता है जिसको हम कहते हैं राष्ट्रवाद। अब आगे बात कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। राष्ट्र के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 तत्व आते हैं, ध्यान से समझेंगे। पहला है भूभाग, लैंड। एक राष्ट्र के अंतर्गत भूभाग का रहना आवश्यक है। दूसरा तत्व है पॉपुलेशन, जनसंख्या। किसी भी राष्ट्र में जनसंख्या का होना दूसरा तत्व है। सरकार या गवर्नमेंट। बिना गवर्नमेंट के, बिना सरकार के किसी भी समाज को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना असंभव है। तो ऐसे में जो राष्ट्र जो शब्द है वह मुख्य रूप से किसी, मैंने जैसे बताया कि किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या या जनगण जिसका अपना एक निश्चित भूभाग हो, उसकी अपनी सरकार हो, ये सारे 3 तत्व मिल करके एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए भारत में 15 अगस्त 1947 से पहले हम राष्ट्र थे। राष्ट्र मतलब हम भी थे, हमारी सरकार थी, चाहे ब्रिटिश सरकार हो चाहे कोई भी हो, हमारा भूभाग भी था और हम ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति पाने के लिए एकजुट हो रहे थे। विभिन्न आधारों पर, धर्म के आधार पर या अपने सांस्कृतिक रीति रिवाजों के आधार पर हम मुक्ति चाहते थे और हमारी भावना थी कि हमें आज़ादी मिले। तो इस तरह से जो एक हमारी जो एकत्व की भावना थी यह राष्ट्र को जन्म तो दे रही थी, लेकिन हम राज्य नहीं थे। राज्य बनने के लिए एक तत्व और ज़रूरी हो जाता है और वह है, जो चौथा तत्व जुड़ेगा वो होता है सॉवरेनिटी या प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। लेकिन हम 15 अगस्त 1947 से पहले इस स्थिति में नहीं थे। यानी हम राष्ट्र तो थे, हमारे पास तीनों चीज़ें थी जो पहले जो मैं बता चुका हूँ, लेकिन हम राष्ट्रीय राज्य नहीं थे। और यही बात सामने आती यूरोप में राष्ट्र राज्य कैसे विकसित हुए। तो वहाँ पर जो शुरुआत होती है राष्ट्रीय राज्यों की शुरुआत होती है, जिसका उदाहरण जो है फ्रांस है। शुरुआती दौर में हम जिस राष्ट्रीय राज्य की या एक राष्ट्रीय भावना की बात करते हैं तो उसमें फ्रांस का उल्लेख आता है सबसे पहले। तो राष्ट्रीय राज्यों के उदय के लिए बहुत सारे संघर्ष करने पड़े। राज्य को एक मजबूत आधार प्रदान करने के लिए ज़रूरी है कि इन चीज़ों का अधिक से अधिक विकास हो, जिसमें उस समाज के विकास के लिए उसकी अर्थव्यवस्था है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, धार्मिक जो भी पहलू हैं उस पर सभी लोग मिलजुल कर के काम करें। तो क्या यूरोप में पहले
ऐसा था। इसको समझने के लिए थोड़ा और पीछे चलेंगे, बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे अगले टॉपिक के दौरान। सबसे पहले समझ लीजिए कि यूरोप की जो राष्ट्रीय राज्य की स्थिति थी वो थी क्या। शुरुआत में जब यूनानी और रोमन साम्राज्य कायम हुआ था, उस समय पूरे यूरोप में, चाहे पूर्वी यूरोप हो पश्चिमी यूरोप हो, बहुत अधिक प्रगति हुई। ज्ञान विज्ञान, साहित्य, व्यापार वाणिज्य, कृषि इत्यादि, ये हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हुआ, सर्वांगीण विकास हुआ और लोग बड़े ही सुख सुविधापूर्ण और संपन्न जीवन जी रहे थे। कालांतर में बहुत सारे बदलाव आने लगे। बदलाव की वजह थी कि एक शक्तिशाली राजसत्ता का अभाव, विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए सामंतों का वर्चस्व जो मनमाने तरीके से अपना व्यवहार कर रहे थे। अपने सामंती क्षेत्र की सीमा को बढ़ाने के लिए या अपने राज्य का विस्तार करने के लिए राजा भी सामंत भी एक दूसरे से लड़ते रहे, जिसका नतीजा हुआ कि 5वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी तक का समय, जो प्रायः युद्धों का समय है, क्रूसेड्स का मतलब हो जाता है धर्म युद्ध, जिसमें ईसाई और इस्लाम धर्म के लोग कुछ पवित्र स्थानों पर, जैसे यरूशलेम हो गया, उस पर अपना प्रभाव जमाने के लिए आपस में लड़ते रहे, जिसको क्रूसेड्स का नाम दिया गया। इस क्रूसेड्स के समय, जो प्रायः 5वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक चला, बहुत अराजकता हुई। किसानों के अनाज लूट लिए जाते थे, व्यापार वाणिज्य का ह्रास हुआ, ज्ञान विज्ञान और अन्य जो तर्कसंगत चीज़ें थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते इस पूरे समय को कहते हैं अंधकार युग या अंधकार काल। अंधकार काल या डार्क एज, आप तात्पर्य समझ रहे हो, जैसा नाम है, नाम से मतलब है यहाँ पर आपका कि जितनी भी विसंगतियाँ आई थी, अवनति के जो भी रूप आए थे, उसके चलते राष्ट्रों के बीच या एक क्षेत्र के बीच जो विकास होने चाहिए थे वो नहीं हुए। धीरे धीरे इस कमी का आभास समाज के हर क्षेत्रों में होने लगा, जिसमें खास तौर से मध्यम वर्ग में जैसे पढ़े लिखे लोग, विद्वान या साहित्यकार, व्यापार वाणिज्य में लगे हुए लोग, इनको महसूस होने लगा था कि इस अराजक स्थिति का मुख्य कारण क्या है और इसको हटाने के लिए ज़रूरी है कि एक शक्तिशाली शासक का होना ज़रूरी है, जो राजनीतिक और सामाजिक रूप से समाज को व्यवस्थित करे, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था को सही करे। तो धीरे धीरे यह महसूस करने के बाद विभिन्न क्षेत्रों में, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में या धार्मिक सुधार जैसा भी हो, उसमें काम होने लगे। लोग उस पर अध्ययन करने लगे, अनुसंधान और रिसर्च शुरू हो गए। तो ऐसे में इस जो नया परिवेश जो चेंज हुआ उसको बोलते हैं हम प्रायः पुनर्जागरण या रिनेसा। यह पुनर्जागरण का समय जो है 11वीं शताब्दी से शुरू होता है और 15वीं शताब्दी उसके बाद तक शुरू होता है, और इसका मुख्य केंद्र बनता है यूरोप का एक मुख्य देश इटली। इटली के बहुत सारे नगर जैसे वेनिस, फ्लोरेंस, जेनेवा, मिलान, ये ऐसे रास्ते पर थे जहाँ से दुनिया भर के लोग जैसे व्यापार वाणिज्य में जो भी संलग्न लोग थे, इन क्षेत्रों से होकर के गुजरते थे, जो मुख्य मार्गों पर थे ये नगर। और धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे व्यावसायिक केंद्र स्थापित हुए, व्यापार वाणिज्य का विकास होने लगा और अन्य गतिविधियों में लगे हुए लोग भी वहाँ पर इकट्ठे होने लगे। ऐसे में जब पुनर्जागरण की बात हम करते हैं तो इन सब के प्रयास से अब एक नई जो है कार्य योजना शुरू होती है। यह मध्यम वर्ग या व्यापार वाणिज्य में लगे हुए लोग या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग
अंधकार युग की स्थिति से उब चुके थे और इससे मुक्ति पाने के लिए जरूरी था कि एक निरंकुश शासक या एक शक्तिशाली शासक का अस्तित्व में आना। और उन्होंने धीरे धीरे राजाओं को समर्थन करना शुरू किया, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से या अन्य साजो सामान जो भी चाहिए उसके आधार पर। तो धीरे धीरे शक्तिशाली राज्यों का गठन होता है, शक्तिशाली राजा कायम होते हैं और सामंतों पर या जो क्षेत्रीय जो विखंडता थी उस पर धीरे धीरे नियंत्रण पा लिया गया। नियंत्रण पाने के बाद हम देखते हैं कि राजा तो शक्तिशाली हो गया, बड़े साम्राज्य कायम किए गए, लेकिन इसमें भी एक कमी ये रह गई कि ये राजा बिना किसी सांस्कृतिक या जनगणों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ज़बरदस्ती सैन्य बल के आधार पर बड़े बड़े क्षेत्रों पर, दुनिया के बड़े हिस्सों पर उन्होंने शासन कायम करना शुरू किया। और शासन कायम करते समय उन्होंने अपने रीति रिवाज, अपनी भाषाएं, विभिन्न जनगणों पर जिनकी भाषा, जिनके धर्म, रीति रिवाज अलग अलग थे, उन पर उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बातों को थोपा जो उन राष्ट्रों के विपरीत था। जैसा कि मैंने राष्ट्र के बारे में बताया है कि उनकी अपनी एक सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियां एक जैसी होती हैं, भावनाएं एक होती हैं और वो मिलजुल कर के एक साथ रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसे एक जनगण पर दूसरे तरह की विचारधारा वाला कोई शासन स्थापित हो। तो ऐसे में जो बड़े साम्राज्य कायम हुए बड़े राजाओं के द्वारा, वह भी राष्ट्र के खिलाफ ही था, राष्ट्र के विरुद्ध ही था। नतीजा ये हुआ कि जो भी जनगण ज़बरदस्ती इन बड़े राज्यों के अधीन किए गए थे, अब वहाँ के लोगों ने उससे मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। वे अपनी सामाजिक, अपनी राजनीतिक या एथनिक, एक वर्ड आता है, एथनिक से मतलब है नृजातीय समूह, जो आनुवंशिक रूप से एक होते हैं, जिनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप एक होते हैं, भावना एक होती हैं, उनके एक तरह से अपने रक्त संबंध होते हैं और वो मिलजुल करके रहना चाहते हैं, उनकी अपनी भाषा होती है। तो ऐसे में पूरे यूरोप में इस तरह की जब भावना आई तो निरंकुश राजाओं से, निरंकुश राज्यों से मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे आंदोलन चले जो बाद में क्रांतियों का रूप ले लिए। और इसमें सबसे पहला आता है फ्रांस। जैसा कि आप क्लास 9th में सुन चुके हो, पढ़ चुके हो फ्रांस की क्रांति में, कि वहाँ पर राजतंत्र बिल्कुल निरंकुश था, समाज स्टेट में बटा हुआ था। ये स्टेट अलग अलग तरह के स्तर पर अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ काफ़ी सुविधा संपन्न स्टेट थे और कुछ काफ़ी दबे कुचले या एक तरह से निर्धन और गरीब मजदूर तरह के लोगों का जो समूह था वह बिल्कुल निचला था, जिसको तृतीय स्टेट में, तीसरे स्टेट में पढ़े हो। तो वहाँ पर विसंगतियाँ थी। इन विसंगतियों से मुक्ति पाने के लिए ज़रूरी था कि समाज में एक समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को लाया जाए। जो आप पढ़ चुके हैं पहले आप ख्याल होगा कि फ्रांस की क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप पढ़े हो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, भाईचारा। इसी उद्देश्य को लेकर के मध्यम वर्ग या जो मिडिल क्लास जो सामने आता है सबसे पहले पूरे यूरोप में, वो फ्रांस में आता है। और उसने अराजक की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए आंदोलन करना शुरू किया। तो फ्रांस सहित यूरोप में मुख्य रूप से 3 तरह की आइडियोलॉजी आती है राष्ट्र को विकसित करने के दृष्टिकोण से। एक तो सबसे पहला है उदारवाद या लिबरलिज्म, दूसरा है कंजर्वेटिव या रूढ़िवाद, और तीसरी एक आइडियोलॉजी आती है रेडिकल
या आमूल परिवर्तनवादी, ये 3 विचारधाराओं के सम्मिश्रण से एक राष्ट्रीय भावना को हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तीनों की अपनी क्या आइडियोलॉजी थी, इसको समझने के बाद हम यूरोप में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को समझ सकेंगे। जैसा कि आप उदारवाद से मतलब या लिबरलिज्म से मतलब है लिबरल होना, यानी समय और ऐसे लोगों का समूह जो समय और परिस्थिति के अनुसार नियमों, कानूनों या पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार कर ले आवश्यकता के अनुसार, और उसके अनुसार नए नियम और कानून व्यवस्था होनी चाहिए, समाज में भी, राजनीति में भी या धार्मिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों में भी। दूसरा विचार है रूढ़िवादी। रूढ़िवादी ऐसे जन समूह का नाम है जो प्रायः पुराने ही विचारधारा को, पुरानी व्यवस्था को, पुरानी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को उसी अवस्था में सेम जैसा कि पहले से चला आ रहा है चलने देने की के समर्थन में रहते थे। तो ये जो पहला जो 2 हम बता रहे हैं, ये उदारवाद और रूढ़िवाद, तो आज की स्थिति में जो आज हम वर्तमान समय में इनके मायने समझते हैं कि उदारवाद का मतलब समय परिस्थिति के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लेना, नई व्यवस्था के अनुसार सुधार करना। तो जिस समय 18वीं और 19वीं शताब्दी की बात करते हैं फ्रांस में, पूरे यूरोप में, फ्रांस तो एक उदाहरण है उसका, तो वहाँ पर पाते हैं कि जो उदारवादी लोग थे वो ऐसा नहीं था कि सभी लोगों के लिए समान अवसर के पक्षधर थे। वहाँ पर जो साधन संपन्न लोग थे या कुछ एक निश्चित संपत्ति के मालिक थे, उन्हीं को राजनीति में भागीदारी का और मतदान करने का अधिकार होता था। बाकी जो साधन संपन्न या दूसरे जो उनसे निचली स्थिति में थे और पूरे महिलाओं को इस तरह का कोई अधिकार नहीं था। तो उदारवाद का शुरू में मतलब यही था कि कुछ रियायतें जो मध्यम वर्ग था वो अपने लिए चाह रहा था, बाकी सबके लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी नहीं। महिलाओं के लिए बिल्कुल मताधिकार का अधिकार नहीं था, और जो संपत्ति रहित जो समाज के लोग थे उनको भी कोई अधिकार नहीं था। तो उस समय जो लिबरल जो स्थिति है या जो उदारवादी स्थिति है वो आज की तरह नहीं है। तो जैसा कि शुरुआत में कमो बेश जो भी था, उदारवादी स्थिति कम से कम समाज में आई जो पहले नहीं थी। राजतंत्र में इसको कोई मायने ही नहीं दिया जा रहा था। राजा अपने को सर्वशक्तिमान मानता था, प्रजा के प्रति, लोगों के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व ही नहीं था, उसको जैसा लगता था। तो कम से कम उदारवाद में यह एक नई स्थिति आई कि कुछ रियायतें जो है लोगों को दी जाए, मध्यम वर्ग को ही दी जाए, तो कम से कम कुछ परिवर्तन आए, समानता है समाज में। दूसरा है रूढ़िवादी व्यवस्था। रूढ़िवादी का मतलब जो मैंने बताया कि सब पुरानी व्यवस्था, पुरानी परंपरा, सामाजिक राजनीतिक जो चल रही थी उसको बरकरार रखा जाए। लेकिन ये रूढ़िवादी उस पुरानी व्यवस्था के समर्थक नहीं थे जो क्रांति से पहले चल रही थी। मतलब क्रांति से पहले जो अराजक की स्थिति थी, नियमों और कानूनों का कोई मायने नहीं था, कानून का शासन नहीं था। तो कम से कम जो रूढ़िवादी लोग थे वह पुरानी परंपरा में धीरे धीरे क्रमिक एक परिवर्तन चाहते थे, एकाएक वो नहीं चाहते थे। तो कुल मिलाकर के अभी भी जिस समय क्रांतियाँ हो रही थी, संपूर्ण समाज के लिए समानता, स्वतंत्रता की जो बंधुत्व की बात आ रही है वो नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की क्रांति ने नए मायने दिए। नए मायने था कि प्रथम, द्वितीय और तीसरे जो स्टेट थे वो पढ़ चुके हो कि वो किस तरह से पहले और द्वितीय स्टेट के खिलाफ खड़े हुए। उन्होंने अपने लिए सहूलियतें, अपने लिए अधिकार की मांग की। राजा और पादरी या जो क्लर्गी थे, नोबलिटी और क्लर्गी के विरुद्ध एकजुट हुए
नेशनल असेंबली, स्टेट्स जनरल की जगह पर जो नेशनल असेंबली बनाई गई 1789 में, या पढ़े हैं 1789 में, तो वह नेशनल असेंबली पहली शुरुआत है जो यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को जन्म देती है। नेशनल असेंबली का मतलब ही है राष्ट्रीय जो सभा थी। अब यह राष्ट्रीय सभा बिना किसी वर्ग भेद के एक ऐसे संविधान की पक्षधर थी जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। जो क्रांति का उद्देश्य है, क्रांति का उद्देश्य मैंने जो बताया अभी 3, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी समानता, और फ्रैटर्निटी बंधुत्व, इन तीनों को ध्यान में रख करके राष्ट्रीय असेंबली ने संविधान का निर्माण किया। और इसी के साथ शुरू हो जाता है एक नए राष्ट्रवादी विचारधारा का विकास पूरे फ्रांस के साथ साथ यूरोप में। और बाकी जो है आप इतना, सबसे पहले तो थोड़ा सा जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो फर्स्ट लेसन है, पहले इसको शुरुआत में आप इतना पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे इटली, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड यानी हिस्सों में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। ये कौन कौन से कारक थे, फैक्टर्स थे, जिन्होंने राष्ट्र की एकता, राष्ट्र के विकास को बल प्रदान किया। उसके लिए अलग अलग जो शीर्षक होंगे उसके दौरान आप उसके अंतर्गत आप समझेंगे। फिलहाल अभी इतना, तब तक आप स्टडी करें।